बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बॉन्ड लेंथ, या इसको बॉन्ड डिस्टेंस भी कह देते हैं, या इसको कंप्रोमाइजिंग डिस्टेंस भी कहते हैं। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, पहले हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, फिर देखेंगे कि किन किन यूनिट्स में इसको मेजर किया जा सकता है, और कोवलेंट रेडियस के साथ बॉन्ड लेंथ का क्या रिलेशन होता है। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेंगे। और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि तमाम कंपाउंड्स के अंदर, तमाम कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर बॉन्ड लेंथ एक जैसी नहीं होती। डिफरेंट एटम्स जब आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाती है, थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है आपसे कि वीडियो अगर आप तक पहुंचती है, आपको हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें ताकि वो भी इससे हेल्प ले सकें। तो अगर हम बॉन्ड लेंथ को डिफ़ाइन करें या बॉन्ड डिस्टेंस को डिफ़ाइन करें तो कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम, यानी जब दो एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सिमिलर एटम भी हो सकते हैं, डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं। जब कोई से दो एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उस वक्त उनके न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। जैसा किसी चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि जब दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ, तो जो इनके न्यूक्लियस है, सपोज ये एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, इनके न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इसे कहते हैं। न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, या बॉन्ड डिस्टेंस कह देते हैं, या कंप्रोमाइजिंग डिस्टेंस कहते हैं। इन केस ऑफ हाइड्रोजन ये वैल्यू होती है 75.4 पाइकोमीटर। तो इसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। जब दो एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए अटैच होते हैं तो न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको बॉन्ड लेंथ कह दिया जाता है। इस तरह से जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है, सिंगल बॉन्ड, वो होती है 144 पाइकोमीटर। इस तरह से क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ होती है, जब दो क्लोरीन एटम आपस में अटैच होते हैं तो इनके न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ये होता है तकरीबन 198 पाइकोमीटर। तो इस तरह से कोई से भी दो एटम जब आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, न्यूक्लियस के दरमियान जो भी डिस्टेंस रहेगा उसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। किन यूनिट्स में इसको मेजर किया जाता है? यूजली पाइकोमीटर में ही मेजर करते हैं, पीएम, या इसको नैनोमीटर में भी मेजर किया जा सकता है, या एंगस्ट्रॉम में भी इसको मेजर किया जा सकता है। तो ज़्यादातर ये वाला यूनिट इस्तेमाल करते हैं। नैनोमीटर भी यूज़ किया जाता है, पाइकोमीटर भी, और एंगस्ट्रॉम भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो वैल्यूज़ लिखी होती हैं वो पाइकोमीटर के अंदर लिखी होती हैं, लेकिन आपने तीनों यूनिट्स को जहन में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि बॉन्ड लेंथ का कोवलेंट रेडियस के साथ क्या रिलेशन है। कोवलेंट रेडियस हम इससे पहले पढ़ भी चुके हैं इसी चैप्टर के अंदर। वहाँ पे हमने बात की थी कोवलेंट रेडियस होता क्या है, कि जब दो एटम आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है उसको अगर हम हाफ कर दें तो एक एटम का कोवलेंट रेडियस हमारे पास आ जाता है। फॉर एग्जांपल यहीं से अगर हम देखें, कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है? 144 पाइकोमीटर, 154 पाइकोमीटर है जो इसकी वैल्यू है, 154 पाइकोमीटर। अगर हम एक कार्बन का कोवलेंट रेडियस फाइंड करना चाहते हैं तो इसको 2 से डिवाइड कर दो। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो जो कोवलेंट रेडियस आ जाएगा कार्बन का वो कितना होगा? 2 से डिवाइड करने पर ये आ जाएगा 77 पाइकोमीटर। ये एक कार्बन का कोवलेंट रेडियस है, यानी जब कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो उसका रेडियस इतना होता है। ये कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी कर सकता है। जब कार्बन किसी और एटम के साथ अटैच होगा तो हो सकता है इसका कोवलेंट रेडियस थोड़ा चेंज हो जाए, वो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के फ़र्क की वजह से। लेकिन यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की सूरत में जो कोवलेंट रेडियस होता है वो कार्बन का 77 पाइकोमीटर। इस तरह से जो क्लोरीन का अगर हमने कोवलेंट रेडियस निकालना है तो इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा 99 पाइकोमीटर।
तो सिंपल आप ये कह लो कि जब दो सिमिलर एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं तो अगर हमने उनका कोवलेंट रेडियस फाइंड करना है तो बॉन्ड लेंथ को अगर हम हाफ कर दें तो वो कोवलेंट रेडियस आ जाता है। अगर डिफरेंट एटम अटैच हो तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के फ़र्क की वजह से कोवलेंट रेडियस थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। डिफरेंट कंपाउंड में कोवलेंट रेडियस वेरी करते रहते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले बॉन्ड लेंथ को मेजर कैसे किया जाता है या बॉन्ड डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं। पहले इसको एक्स रेज डिफ्रैक्शन, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ इस टेक्निक के बारे में कि एक्स रेज को कंपाउंड के साथ ट्राई किया जाता है, उनके डिफ्रैक्शन के पैटर्न को नोट करते हैं। एक्स रेज डिफ्रैक्शन के ज़रिए भी बॉन्ड लेंथ को फाइंड आउट किया जा सकता है। या अब जो मॉडर्न टेक्निक आई है स्पेक्ट्रोस्कोपिकल स्टडीज़, उसके ज़रिए भी बॉन्ड लेंथ को एक्सपेरिमेंटली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो खैर उसकी हम डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन आपने याद रखना है कि एक्स रेज डिफ्रैक्शन के ज़रिए या स्पेक्ट्रोस्कोपिकल स्टडीज़ के ज़रिए एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड लेंथ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करता है वो है आयनिक नेचर ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक नेचर ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, ये मैंने कल भी आपको बताया था कि जब दो डिफरेंट एटम आपस में अटैच होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के फ़र्क की वजह से कुछ ना कुछ आयनिक करैक्टर डेवलप हो जाता है उस कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन और क्लोरीन ही आपस में अटैच हैं, कार्बन और क्लोरीन ही आपस में अटैच हैं, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है, ये पार्शियल पॉजिटिव होगा। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, ये पार्शियल नेगेटिव होगा। तो इन पार्शियल चार्जेस की वजह से इन चार्जेस के दरमियान भी अट्रैक्शन डेवलप होती है। जो प्राइमरी इंटरेक्शन है जिस वजह से ये दोनों एटम आपस में जुड़े हुए हैं वो तो कोवलेंट बॉन्ड है, इसको हम प्राइमरी बॉन्ड का या प्राइमरी इंटरेक्शन कह देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सेकेंडरी इंटरेक्शन भी डेवलप हो रहा है जो इन चार्जेस के दरमियान है, और चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन है तो हमें पता है चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन को हम आयनिक बॉन्ड या आयनिक नेचर कह देते हैं इसको। तो इस कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक नेचर डेवलप हो जाती है। कितनी डेवलप होगी आयनिक नेचर वो डिपेंड करता है कि कितना इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का फ़र्क ज़्यादा है। अगर कार्बन के साथ फ्लोरीन होता तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का फ़र्क ज़्यादा होता, उस कोवलेंट बॉन्ड की जो आयनिक नेचर है वो इसके मुकाबले में ज़्यादा होती। कार्बन और फ्लोरीन के जो कोवलेंट बॉन्ड है उसकी आयनिक नेचर इसके मुकाबले में ज़्यादा होती। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने इसकी बॉन्ड लेंथ फाइंड करनी है तो हम इंडिविजुअल इनके कोवलेंट रेडियस को अगर ऐड कर दें तो हमारे पास इसकी बॉन्ड लेंथ आ सकती है। अगर हम इसको ऐड करें तो ये कितनी वैल्यू बनती है, ये को बनता है 176 पाइकोमीटर। तो एक्सपेरिमेंटली जब इसको फाइंड आउट किया जाता है तो राउंड अबाउट यही वैल्यू आती है, लेकिन थोड़ी सी फ्लैक्चुएट करती है। अगेन वो इस आयनिक नेचर की वजह से, इस कोवलेंट बॉन्ड के आयनिक नेचर की वजह से ये वैल्यू थोड़ी बहुत फ्लैक्चुएट करती है, क्योंकि ये सेकेंडरी इंटरेक्शन डेवलप हो रहा है। सेकेंडरी इंटरेक्शन की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों एटम के दरमियान वो बढ़ जाती है। एक तो ये कोवलेंट बॉन्ड है, दूसरा ये आयनिक नेचर है, इसकी वजह से जो अट्रैक्शन है वो थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है, जो न्यूक्लियस है वो थोड़े और करीब आ जाते हैं, तो ये डिस्टेंस थोड़ा कम हो सकता है। जितनी ज़्यादा आयनिक नेचर होगी कोवलेंट बॉन्ड की उतनी ही जो उसकी बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्टर होती जाएगी, जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उससे शॉर्टर होती जाएगी। फॉर एग्जांपल इसको हम एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। SiF4 इस कंपाउंड के अंदर सिलिकॉन का जो कोवलेंट रेडियस होता है वो होता है 117 पाइकोमीटर, और जो फ्लोरीन का कोवलेंट रेडियस होता है ये होता है 64 पाइकोमीटर। अगर हम कोवलेंट रेडियस को देखें तो अगर हम इनके कोवलेंट रेडियस को ऐड करें तो कोवलेंट रेडियस को ऐड करने से ये बनता है 181 पाइकोमीटर। यानी कि इस कंपाउंड के अंदर सल्फर टेट्राफ्लोराइड के अंदर जो सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड के अंदर जो सिलिकॉन और फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ है वो इतनी होनी चाहिए 181 पाइकोमीटर, अगर हम कोवलेंट रेडियस को ऐड करके देखें। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली इसको फाइंड आउट किया गया, एक्सपेरिमेंटली इस वैल्यू को देखा गया तो ये बनती है तकरीबन 164 पाइकोमीटर।
यानी एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू आती है वो कम आती है एज़ कम्पेयर्ड जब हम इनके कोवलेंट रेडियस को ऐड करते हैं। क्यों ऐसा होता है? अगेन रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि सिलिकॉन और फ्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का फ़र्क बहुत ज़्यादा है, तो इस कोवलेंट बॉन्ड की जो आयनिक नेचर है वो बहुत ज़्यादा है। ये जो सेकेंडरी इंटरेक्शन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी इंटरेक्शन की वजह से जो न्यूक्लियस हैं वो थोड़े करीब आ जाते हैं और करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो इसकी बॉन्ड लेंथ है वो एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ से कम हो जाती है। तो कोवलेंट बॉन्ड की आयनिक नेचर जितनी ज़्यादा होगी, जो बॉन्ड लेंथ होगी वो एक्सपेक्टेड से उतनी कम होती जाएगी। इसको आपने ज़हन में रखना है। तो पहला फैक्टर ये है कि जो आयनिक नेचर है वो बॉन्ड लेंथ को किस तरह से इफेक्ट करती है। जितनी कोवलेंट बॉन्ड की आयनिक नेचर ज़्यादा होगी, जो बॉन्ड लेंथ होगी उसकी शॉर्टर होती जाएगी। सेकंड है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन भी इफेक्ट करती है। हाइब्रिडाइजेशन ये किस तरह से इफेक्ट करती है? जितना जो एस करैक्टर होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल का वो ज़्यादा होगा, उतनी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होती जाएगी। जो एस करैक्टर है, एस करैक्टर ये बढ़ता जाएगा, जो बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ ये शॉर्टर होती जाएगी, ये कम होती जाएगी, क्योंकि जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं ये न्यूक्लियस के करीब होते हैं, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है, तो एस करैक्टर के बढ़ने से जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्टर होती जाएगी। जिस तरह से अल्केन के अंदर हमें पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, कितना एस करैक्टर होता है इसके अंदर? 25% एस करैक्टर, और जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 154 पाइकोमीटर। इस तरह से अल्कीन के अंदर, अल्कीन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp2 कार्बन कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कितना एस करैक्टर होगा? 33% एस करैक्टर होगा। बॉन्ड लेंथ कितनी होती है कार्बन कार्बन? 134 पाइकोमीटर। और लास्ट में अल्काइन, अल्काइन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? sp हाइब्रिडाइजेशन। एस करैक्टर कितना होगा? 25% एस करैक्टर होगा, और बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 120 पाइकोमीटर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। यानी जितना एस करैक्टर बढ़ता जाएगा उतनी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो शॉर्टर होती जाएगी। थर्ड फैक्टर जो इसी से रिलेट करता है वो है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड या नंबर ऑफ बॉन्ड्स। जितने दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे, जितने बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे उतनी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कम होती जाएगी। फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ होती है 154 पाइकोमीटर। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसकी लेंथ होती है 134 पाइकोमीटर, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ये लेंथ होती है 120 पाइकोमीटर। रीज़न सिंपल है, यहाँ पे दो कार्बन एटम के दरमियान सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे 2 कार्बन एटम के दरमियान 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, अट्रैक्शन न्यूक्लियस की बढ़ जाएगी, जो एटम्स के न्यूक्लियस होंगे वो थोड़े क्लोज आ जाएंगे। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 2 कार्बन एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो जो न्यूक्लियस होंगे वो थोड़े और करीब आ जाएंगे। सेम यहाँ पे अल्केन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। दोनों तरीके से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि s करैक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होती है, या नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं तो बॉन्ड लेंथ जो है वो शॉर्टर होती है। दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। और एक बहुत और इम्पॉर्टेंट, साइज ऑफ एटम। जो साइज़ ऑफ एटम है ये भी बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करता है। जितना साइज़ बड़ा होगा उतनी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होती जाए, जितना साइज़ बड़ा होगा उतनी बॉन्ड लेंथ जो होगी वो बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल समझना बहुत ही आसान है कि 2 हाइड्रोजन के एटम आपस में अटैच हैं, तो 2 हाइड्रोजन का जो साइज़ है वो छोटा होता है, न्यूक्लियस करीब होंगे। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का साइज़ बड़ा होता है। साइज़ बड़ा होगा तो न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो भी ज़्यादा हो जाएगा। जिस तरह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ये 154 पाइकोमीटर होता है। इस तरह से जितना साइज़ बढ़ता जाएगा उतना ही जो डिस्टेंस होगा वो 2 अटैच्ड एटम के न्यूक्लियस के दरमियान वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा। तो यहीं से अगर हम देखें तो हम पीरियोडिक ट्रेंड को भी डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं किसी भी पीरियड के अंदर,
फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, पीरियोडिक ट्रेंड हमने पढ़े हुए, मैं अब उसको रिपीट नहीं कर रहा। फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होता है, साइज़ डिक्रीज़ होता है। तो साइज़ डिक्रीज़ होगा, जब साइज़ डिक्रीज़ होगा तो बॉन्ड लेंथ जो होगी वो शॉर्टर होती जाएगी, क्योंकि जितना साइज़ कम होता जाएगा उतने जो न्यूक्लियस होंगे वो करीब आते जाएंगे, बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होती जाएगी। लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप, तो साइज़ जो है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। साइज़ इंक्रीज़ होगा तो फिर ज़ाहिरी बात है अगर साइज़ बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ जो होगी वो भी उसके साथ इंक्रीज़ होगी। तो ये 3 फैक्टर हैं जिनको आपने ख़ास तौर पे ज़हन में रखना है। आयनिक नेचर ऑफ कोवलेंट कंपाउंड के, किसी भी कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कितनी आयनिक नेचर है, जितनी आयनिक नेचर ज़्यादा होगी उतनी ही जो उसकी एक्यूरेट वैल्यू होगी, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी, वो थ्योरेटिकल वैल्यू से उतनी कम होती जाएगी, क्योंकि ये सेकेंडरी इंटरेक्शन उसमें बढ़ता जाता है। फिर हाइब्रिडाइजेशन या नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ये एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। इसको एस करैक्टर की मदद से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं या नंबर ऑफ बॉन्ड्स की मदद से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। फिर साइज़ ऑफ एटम किस तरह से इफेक्ट करता है बॉन्ड लेंथ को, और इसी बेस के ऊपर हम इसका पीरियोडिक ट्रेंड भी डिसाइड करते हैं कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जाएँ तो बॉन्ड लेंथ कैसे चेंज होती है और फ्रॉम टॉप टू बॉटम बॉन्ड लेंथ कैसे चेंज होती है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी बॉन्ड लेंथ के बारे में। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।